तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि डीमन क्लान ने टियानशिया लुओ पर हमला कर दिया था और वो लोग उस स्पिरिचुअल ट्री के साथ साथ टियानशिया लुओ टावर को भी जला देना चाहते थे। मगर इतने में अचानक शुयांग वो बाहर आ जाता है और आते साथ ही वहाँ मौजूद जितने भी वॉरियर्स होते हैं उन सबकी छुट्टी कर देता है। और दूसरी तरफ हमें याया को दिखाया जाता है जो कि वापस से अपने डीमन ट्राइब में जाता है। तो कुछ लोग उसे पहचान जाते हैं और याया उन लोगों के साथ बैठकर अपनी पुरानी यादें ताजा करता है और उनके साथ वाइन पीता है। और वहीं पे वो लोग उसे बताते हैं कि हम लोग यू लाओ को स्पिरिट्स बेचकर उससे ढेर सारे पैसे कमाते हैं। ये कहने के बाद वो एक लड़की को लेकर आता है और उसे मारकर उसकी बॉडी से उसकी स्पिरिट बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग दोबारा से यूलाओ को देखते हैं। वो एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ होता है और उसके हाथ में कुछ छोटी छोटी मछलियां होती हैं जो कि उस प्लेट पर सांस लेने के लिए तड़प रही थी। और यूलाओ एक मछली को उठाकर पानी में फेंक देता है मगर वो मछली बस कुछ ही देर तक आजादी से जिंदगी गुजारती है और इतने में फिर एक बड़ी मछली आकर उसे खा जाती है। जिसके बाद वहाँ पर एक डिसाइपल आता है और आकर यूलाओ को बताता है कि मास्टर इमोर्टल्स और डीमंस के बीच में जो चियू रिज में फाइट हुई थी उसमें सारे के सारे इमोर्टल्स मारे गए हैं। मगर अजीब बात यह है कि कोई भी डीमन क्लान का वॉरियर भी नहीं बचा। ये सुनकर वहाँ खड़ा हुआ एक मास्कमैन कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, वो सब के सब मारे गए और हमारे उस कैंप ओनर का क्या हुआ, क्या वो भी नहीं बचा। ये सुनकर वो वॉरियर कहता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर उन्हें किसने मारा है मगर हम लोगों को वहाँ पर सिर्फ 2 मैजिक आर्मर्स मिले हैं जिन्हें वो मास्टर प्रैक्टिस करने के लिए यूज किया करते थे। और दूसरी तरफ इमोर्टल्स में से भी एक गोल्डन बॉडी वाला वॉरियर भी मारा गया है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो मछली पानी से बाहर निकल आती है। तो उसके बाद वहाँ पर एक और वॉरियर भागते हुए आता है और वो आकर उन लोगों को बताता है कि हम लोगों ने एंसेस्टर्स को मारने के लिए जितने भी गार्ड्स को भेजा था वो सब के सब मारे गए हैं, उन लोगों की हड्डियां तक नहीं बची। ये सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और वही मास्कमैन दोबारा से जूनियर डिसाइपल से कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम लोगों ने बहुत सारे डिसाइपल्स को भेजा था, वो बहुत ही कम लोग हैं, इतने ज्यादा वॉरियर के साथ वो लोग फाइट कर ही नहीं सकते। जिसके बाद हमें फिर एक और डिसाइपल को दिखाया जाता है, वो भी सेम वैसे ही तरीके से भागते हुए आता है और कहता है कि मास्टर हम लोगों ने जितने भी डिसाइपल्स को कब्जा करने के लिए भेजा था वो सारे के सारे मारे गए हैं, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। मगर फिर वो मास्कमैन कहता है कि ये नामुमकिन है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी ही स्ट्रेंथ से मर सकते हैं, उन्हें कोई और नहीं मार सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन एंसेस्टर्स ने हमें धोखा दिया हो, वो लोग हमसे दोबारा से गद्दारी करके हमारा छुप कर शिकार कर रहे हैं। मगर वो डिसाइपल कहता है कि नहीं, ये काम एंसेस्टर्स ने नहीं किया। ये बातें सुनने के बाद यूलाओ बिल्कुल शांत बैठा हुआ होता है और वो डिसाइपल कहता है कि एंसेस्टर्स ये नहीं कर सकते क्योंकि एंसेस्टर्स को तो हमने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। लगता है कि शायद कोई नया डीमन किंग अपीयर हुआ है। मगर वो सीनियर मास्कमैन कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, वो डीमन क्लान के लोग जो कि मार खा कर बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं और उनमें से तो कुछ चलने फिरने तक के भी लायक नहीं है, वो लोग न्यू किंग कैसे बन सकते हैं। उन लोगों को सिचुएशन कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी कि हर तरफ से उनकी हार हो रही है, आखिर उनका कौन सा ऐसा दुश्मन है जो कि छुप कर उन पे हमला कर रहा है। ये कहने के बाद वो यूलाओ से कहता है कि अब बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो यूलाओ कहता है कि चले जाओ। ये सुनते ही वो फिश वहाँ से चली जाती है और फिर यूलाओ कहता है कि अब वक्त आ गया है कि क्यांसी को वापस बुला लेना चाहिए। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें कुछ डीमन क्लान के लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक विलेज पे हमला करके उन्हें लूट रहे होते हैं। वो सब के सब सारा सामान एक जगह इकट्ठा लाकर रख देते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इस छोटे से गाँव में इतने खास ट्रेजर्स मौजूद होंगे, हमारा यहाँ पे आना बेकार में नहीं गया। और वहीं पे हमें एक और वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि चुप करके आराम से बैठा हुआ होता है और इस तरह वॉरियर्स उस गांव के लोगों से कह रहे होते हैं कि तुम लोगों ने बहुत ज्यादा माल जमा करके रखा हुआ था, सच में आज तुम लोगों ने हमारी काफी मदद की है, अगर तुम लोगों ने ये सामान इकट्ठा ना किया होता तो हम लोग यहाँ से खाली हाथ वापस चले जाते। अपने साथियों से कहता है कि चलो अब इस सारे गाँव को आग लगा देते हैं और जब वक्त आ जाएगा तो मैं अपने मास्टर को वैसे ही बता दूंगा कि हम लोगों ने ये छोटा सा काम भी किया है, मगर ये सारे के सारे ट्रेजर्स हम लोग एंसेस्टर्स को नहीं देंगे बल्कि ये सारे हमारे होंगे। ये कहकर वो लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर वहाँ पर एक छोटा लड़का एक छोटा सा चाकू लेकर आता है और वो कहता है कि तुम लोगों को हमारे गांव में आने की कोई परमिशन नहीं है, इसलिए मेरे पेरेंट्स को छोड़ दो। उस बच्चे को देखकर वो सारे वॉरियर्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे जिंदा बच गया। लगता है कि ये छोटी मछली अब खुद ब खुद जाल में फंसने के लिए आई है, तो फिर हम लोग इसकी खुद ही मदद कर देते हैं। ये कहने के बाद वो अपनी सोड लेके सीधा उस बच्चे की तरफ आगे आता है और कहता है कि अच्छा तो तुम
तुम छुपने में काफी अच्छे हो, चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही वो बच्चा डर के मारे उससे कहता है कि मेरे पास मत आना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मगर वो वॉरियर अपनी सोर्ड से जैसे उस पर हमला करता है तो हम लोग देखते हैं कि उसकी सोर्ड उसके हाथ के साथ दूर जा गिरती है। उसका हाथ कट गया था और फिर देखते ही देखते उसकी बॉडी भी पूरी तरह से इरेज हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग उसी शख्स को देखते हैं जो कि वहां पर बैठा हुआ आराम से बंस खा रहा था। वो कहता है कि सच में ये स्टीम बंस बहुत ही कमाल के हैं। उसे देखकर वो सारे वॉरियर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बंदा यहाँ पे कब आया। तो दूसरा वॉरियर कहता है कि तुम लोग बिल्कुल बेकार हो, तुम लोगों ने पूरा का पूरा विलेज चेक कर लिया और तुम्हें ये बंदा नजर नहीं आया। तो दूसरा वॉरियर कहता है कि हम लोगों ने सूप शॉप को भी देखा था, ये अंदर से बिल्कुल खाली थी। मगर फिर वो वॉरियर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ताकतवर ही राज करता है और कमजोर लोगों को झुक कर रहना पड़ता है। इन लोगों के पास जितने भी ट्रेजर थे इन्होंने तुम्हें दे दिए, मगर इन लोगों के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। सच में इन लोगों की ये बदकिस्मती है कि इन लोगों को तुमने लूटा है। मगर मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि तुम इन्हें लूटने के बाद अब इन्हें मारना चाहते हो, खास तौर पर इस छोटे बच्चे को। और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि किलिंग के मामले में जरा से भी सीरियस ना हो। ये सुनकर वो सारे मास वॉरियर कहते हैं कि ये बंदा यहाँ पे कब आया और ये है कौन, लगता है इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। मगर फिर दूसरी तरफ वो वॉरियर उस बच्चे से कहता है कि तुम्हें बैटल को नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खून खराबा होता है। ये कहते हुए वो उसका सिर दूसरी तरफ कर देता है और बहुत ही तेजी से आते साथ ही दो वॉरियर्स पर झपट पड़ता है और उन्हें एक ही झटके में उड़ा कर रख देता है। और तीसरा वॉरियर जैसे उस पर हमला करने के लिए आता है तो वो उसे पकड़कर जोर से जमीन पे दे मारता है, जिससे वो भी चारों शाने चित हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बॉडी से एक जबरदस्त ऑरा रिलीज करता है, जिसके बाद वो सारे के सारे वॉरियर्स वहीं पर ही ढेर हो जाते हैं। और वो छोटा बच्चा जैसे ही पीछे मुड़कर देखने लगता है तो इतने में वो वॉरियर उसके पास आ जाता है और उससे आकर कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना पीछे मुड़कर मत देखना। मगर वो बच्चा पीछे मुड़कर देखता है तो उसे नजर आता है कि सारे के सारे लोग मर चुके हैं। ये देखकर वो उस वॉरियर से कहता है क्या तुमने इन सबको मार दिया है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये वॉरियर असल में क्यांसी है। इतने में हमें दिखाया जाता है फिर वहाँ पर एक और वॉरियर आता है जो कि डीमन क्लान का होता है। उस वॉरियर को वहाँ पे देखकर क्यांसी उससे कहता है कि क्या मैंने तुम लोगों को बताया नहीं है कि डीमन क्लान के सारे मसले तुम सब लोग खुद से निपटाओ, मुझे इसके लिए परेशान मत किया करो। मगर वो वॉरियर कहता है कि असल में यूलाओ ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा है कि हमारा डीमन क्लान का लाइफ एंड डेथ मूवमेंट आ गया है, इसलिए वो आपको वापस बुलाना चाहते हैं। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टियानशियल लुवो टावर में सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं और उस टावर को बनाने के लिए दोबारा से मेहनत कर रहे होते हैं। और वो स्पिरिचुअल ट्री वो भी बिल्कुल सही सलामत होता है। और हम लोग उस फोक्स गर्ल को देखते हैं जो कि मास्टर शुयान के लिए एक अच्छी सी स्पिरिचुअल ट्री बना कर लाती है और सानियान को भी वो एक कप देती है। तो सानियान उस स्पिरिचुअल ट्री को पीकर कहती है कि सच में इसमें तो स्पिरिचुअल एनर्जी की भरमार है, ये बहुत ही मजे की है। जिसके बाद वो उस फोक्स गर्ल से कहती है कि तुम्हारा डीमन ट्राइब ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, आखिर ऐसा क्यों। मगर फिर वो लड़की बताती है कि आज से 10,000 साल पहले हमारा डीमन क्लान पूरे 3 मेरिडियन रियलम में सबसे बड़ा क्लान था, मगर इमोर्टल्स और डीमंस ने आहिस्ता आहिस्ता हमारे डीमन क्लान को तोड़ना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए हो पाया था क्योंकि उन लोगों के पास कुछ ज्यादा ही पावरफुल लोग मौजूद थे जो कि हमारे लेवल से बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के थे और हम उनका मुकाबला नहीं कर पाते। ये सुनने के बाद शुयान गुस्से में खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि तुमसे जो कुछ छीना गया है तुम्हें वो वापस लेना चाहिए। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या हमें वो वापस लेना चाहिए और क्या उसके लिए हम लोग अभी के अभी वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि इमोर्टल क्लान का लिंग्यू सेक्ट वो तो इस वक्त हमारे सेक्ट से बहुत ही ज्यादा नजदीक है। अगर हम लोग वहाँ पर उड़ते हुए जाएं तो हम लोग 2 दिन के अंदर अंदर वहाँ पहुँच जाएंगे। मगर फिर शुयान को याद आता है कि वो तो उड़ नहीं सकता क्योंकि याया तो उसके पास है ही नहीं। ये कहते हुए वो उस लड़की से कहता है कि मैं उड़ नहीं सकता। और इस तरफ हमें फिर से याया को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल हैरान हो चुका होता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक लड़की को मारा गया था और उसकी स्पिरिट डीमन क्लान के एक लीडर के हाथ में होती है। और वो याया से कहता है कि ब्रदर ये देखो, हम इन स्पिरिट्स को एक वेपन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनसे बहुत ही हाई क्वालिटी के वेपन्स बनते हैं जिन्हें हम लोग बेचकर यूलाओ से बहुत ही ज्यादा पैसे जमा कर सकते हैं। मगर याया बिल्कुल शॉक्ड होता है, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके अपने डीमन क्लान के लोग ऐसे काम कर रहे हैं। वो उन लोगों से कहता है कि हमें वॉरियर्स को मारना चाहिए मगर सिर्फ और सिर्फ बैटलफील्ड में।
क्या तुम लोग भूल गए हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे कुछ रूल्स बना कर दिए थे। मगर फिर वहाँ मौजूद एल्डर कहता है कि तुम्हारे वो रूल्स तब तक फॉलो किए गए जब तक तुम यहाँ पे मौजूद थे, और अगर तुम दोबारा से उन्हीं रूल्स को फॉलो करना चाहते हो तो हम लोग तो उससे भूख से मर जाएंगे, हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इन रूल्स को बैठकर खाएंगे। मगर फिर बीच में वो तीसरा लीडर आकर उसे रोकता है और कहता है कि जरा खुद को शांत रखो। मगर याया को भी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और इस तरफ वो एल्डर दोबारा से कहता है कि हम लोग इस तरह बहुत सारे पैसे बना सकते हैं, और ये सारे के सारे पैसे हम लोग अपने डीमन क्लान के लोगों को खाना खिलाने के लिए ही यूज करते हैं। ये सुनकर याया कहता है कि क्या तुम लोग इससे डीमन क्लान खाना खिलाते हो। ये कहने के बाद वो पीछे मौजूद एक दीवार को तोड़ देता है, जिसके बाद उसे नजर आता है कि वहाँ पर तो पैसों की भरमार है, हर तरफ ट्रेजर ही ट्रेजर और पैसे ही पैसे पड़े हुए हैं। ये देखकर याया भी बिल्कुल हैरान सा रह जाता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने तो यहाँ पर पैसों का एक पहाड़ सा बना लिया है, इतने पैसे तुम लोग क्या करोगे। मगर वो लोग कहते हैं कि हमें अपने नीचे के लोगों को भी तो खिलाना पड़ता है। पर याया कहता है कि क्या तुम लोगों ने बाकी लोगों को इन ट्रेजर्स के बारे में बताया है या फिर उन्हें इनमें से ट्रेजर दिया भी है। मगर वो एल्डर कहता है कि हम लोग ये ट्रेजर उन्हें क्यों दें, इन्हें इकट्ठा करने के लिए हम 3 लोगों ने ही सबसे ज्यादा मेहनत की है, और तुम बताओ क्या तुम फोर्थ ब्रदर को दोबारा से आजाद करवा सकते हो। तुमने तो पास्ट में कुछ किया भी नहीं था। ये सुनकर याया बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम लोगों ने बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना किया है, तुम्हें बहुत ज्यादा सताया गया है, पर अब मैं वापस आ गया हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कोई भी तुम्हें तकलीफ नहीं पहुँचाएगा, ना ही कोई तुम्हें सताएगा, और अगर किसी ने ऐसी गलती भी की तो मैं उसे उससे दुगनी सजा दूंगा। और अगर जहाँ तक पैसों की बात है तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम भी खुश हो जाओगे। और वैसे भी मेरे बॉस ने मुझे बताया था कि फोर्थ ब्रदर वो इंजर्ड हो चुका था। ये कहने के बाद अचानक से वो डीमन लीडर उस पर पीछे से आकर एक नुकीले वेपन से उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से याया बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है। और वो डीमन लीडर उससे कहता है कि ब्रदर मुझे सच सच बताओ कि तुम यहाँ पे वापस क्या करने के लिए आए हो। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।